अब बात करते हैं दिल्ली के सियासी दंगल की। 5 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। आम आदमी पार्टी खुद को ईमानदार बताकर वोट मांग रही है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस उस पर घोटालों के आरोप लगाते हुए हमलावर है। बीजेपी की चुनावी रैलीज में तो आम आदमी पार्टी के घोटालों की जबरदस्त गूंज है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के खाते में कई घोटाले दर्ज हैं। कुछ की जांच चल रही है तो कुछ की जांच होनी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है आम आदमी पार्टी के घोटालों का सच। इस रिपोर्ट में देखिए। अब गलती से भी यहां आपदा सरकार नहीं आनी चाहिए, जो दिल्ली के 5 और साल बर्बाद कर दे। आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। दिल्ली के चुनावी समर में एक बार फिर उतरे प्रधानमंत्री मोदी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। ताबड़तोड़ घोटालों के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ये सियासी हमला बेवजह नहीं है। वो जो कह रहे हैं उसके पीछे वजह भी उतनी ही पुख्ता है। वजह हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। पहले आज सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर कैसे हमला बोला। जिनके अपने शीश महल होते हैं उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक तरफ भाजपा आपकी कमाई बढ़ा रही है, बचत बढ़ा रही है, वहीं आपदा ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि घोटालों के मुद्दे पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ही आम आदमी पार्टी को घेर रही है, बल्कि कांग्रेस भी अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। ये वही कांग्रेस है जो इस बार के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मैदान बदला तो केजरीवाल को लेकर अब राहुल गांधी के तेवर देखिए। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, ये सच्चाई है। चाहे प्रधानमंत्री या फिर कांग्रेस के बड़े नेता, हर कोई आरोप लगा रहा है। अब जरा ये देख लीजिए कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले आम आदमी पार्टी पर आखिर ये आरोप क्यों लग रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो घोटाले जिनके आरोपों में दिल्ली सरकार चौतरफा घिरी हुई है। जरा एक नजर उन घोटालों की लिस्ट पर भी डाल दीजिए। 2026 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, ये वही घोटाला है जिस पर CAG की रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष ने कुछ दिन पहले ही दिखाई थी। दूसरा है 75 से 80 करोड़ रुपए का शीश महल घोटाला। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को बनवाने में बेतरतीब पैसा खर्च किया। तीसरा है 2892 करोड़ रुपए का क्लासरूम घोटाला। इस घोटाले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। ये पैसा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने के लिए आवंटित किया गया था, मगर आरोप है कि पैसों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया।
मगर इन चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा है शराब घोटाले की। वही घोटाला जिसके आरोप में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में बिता चुके हैं। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को शराब मुक्त करने का वादा किया था। आपने तो स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली। भाइयों बहनों, आपका एमएलए ऐसा है कि दिल्ली में कहीं पर भी जाता है तो लोगों को आदमी की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है, शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। सिर्फ शराब घोटाला ही आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी नहीं है। घोटालों की लिस्ट में केजरीवाल सरकार के कई ऐसे काम हैं जिन पर विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है। उनमें एक है केजरीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक को अरविंद केजरीवाल अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक बताते आ रहे हैं। उनकी तारीफ करते नहीं थकते अरविंद केजरीवाल, मगर बीजेपी आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी ने इन मोहल्ला क्लिनिक को भी घोटालों का अड्डा बना दिया है। अब आरोप तो ये भी है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में करीब 65,000 फर्जी टेस्ट किए गए, यानी लोग आए ही नहीं, और फिर भी ये दिखाया गया कि मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 लोगों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई है। इसके अलावा यमुना की सफाई के नाम पर अब तक 8,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, मगर यमुना वैसी की वैसी ही है। वहीं 2015-2016 से 2022-2023 तक दिल्ली जल बोर्ड पर 28,400 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, और इस बड़े घोटाले के अंदेशे की जांच सीबीआई और एसीबी कर रही है। 107 करोड़ के विज्ञापन घोटाले में तो हाईकोर्ट आम आदमी पार्टी से पैसे वसूल करने का आदेश पहले ही दे चुका है। इन आरोपों के बहाने विरोधी दल आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल घोटालों के आरोपों पर अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करते नजर आते हैं। जहां जहां इनकी बीजेपी वालों की सीट आई थी, बुरा हाल हुआ पड़ा उन कॉलोनियों के अंदर। क्यों? इन 8 बीजेपी के एमएलए 5 साल मेरे से लड़ते रहे, मेरे को गाली देते रहे, काम एक नहीं करा उन्होंने। मैंने कई बार बोला इन बीजेपी वालों को, मैंने कहा यार मेरे से लड़ रहे हो, काम तो करा लो, अपने इलाके में थोड़े 2-4 मोहल्ला क्लिनिक बनवा लो, बोले ना। मैंने कहा सड़कें ठीक करा लो, बोले ना। मैंने कहा सीवर ठीक करा लो, बोले ना। मैंने कहा थोड़ी सफाई करा लो, बोले ना। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरे बोले ना, आपको क्रेडिट आपको मिल जाएगा। मैंने कहा यार सारा क्रेडिट तुम लेना, जनता को क्यों दुखी कर रखा है, जनता तो दुखी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रैलियों में अक्सर ये आरोप भी लगाते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर केंद्र की योजनाओं ने मंजूरी नहीं दी। उनके इन आरोपों पर कुछ इनपुट्स टीवी9 भारतवर्ष के पास हैं। हम आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें लंबे वक्त तक अटकाए रखने का दिल्ली सरकार पर अक्सर आरोप लगता है। नरेला में नई जेल के निर्माण का प्रोजेक्ट 2018 से पेंडिंग था और जून 2022 में इसे मंजूरी दी गई, यानी इसके अप्रूवल में 4 साल की देरी हुई। इसी तरह सराय काले खां से मयूर विहार के बीच बारापुला का प्रोजेक्ट 2017 में पूरा होना था, मगर इसे 2023 में फाइनल अप्रूवल मिला, यानी मंजूरी में 6 साल की देरी हुई। इसके अलावा जनसंवाद और लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करने वाले मुख्यमंत्री कार्यालय के तत्कालीन उप सचिव मुकुल मान राय के खिलाफ एसीबी को जांच करने की मंजूरी 2017 से पेंडिंग थी और 5 साल की देरी के बाद इसे 2022 में मंजूरी दी गई। लिस्ट बहुत लंबी है, कुल 49 ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जिनके अप्रूवल में देरी की है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी चुनावी रैलियों से इन योजनाओं की मंजूरी में देरी का कई बार जिक्र कर चुके हैं। साथियों, दिल्ली में हजारों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, एमएसएमईज है, लेकिन आपदा सरकार की कुनीतियों के कारण यहां सैकड़ों फैक्ट्रियां, सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई है। भाजपा सरकार इस ट्रेंड को बदलेगी। ये आपदा वालों की बीमारी, हम उससे अछूते हैं।
हम घोषणा करने के लिए घोषणाएं नहीं करते, हम हर घोषणा के लिए जीवन भी खपा देते हैं। में दिल्ली सरकार को भीड़ कम करने के लिए 77 कॉरिडोर की पहचान करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी देनी थी, मगर 5 साल की देरी के बाद इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं हौसखास के सब रजिस्ट्रार संजय कुमार हुड्डा के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी देने में भी 3 साल की देरी हुई। दिल्ली का चुनावी माहौल गर्म है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो चुकी है। चुनाव में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है और जनता को आकर्षित करने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार दिल्ली वालों के दिल में किस पार्टी की सॉफ्ट लैंडिंग होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई जानलेवा भगदड़ के बाद सभी की निगाहें अब 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अगले अमृत स्नान पर टिकी हैं, जहां एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। TV9 भारतवर्ष महाकुंभ से लगातार आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रशासन ने 29 जनवरी की घटना से सबक लिया है? आखिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्योंकि 3 फरवरी का अमृत स्नान प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आखिर कैसी है तैयारी और क्या कुछ हो रहा है महाकुंभ में, एक एक डिटेल देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सवाल ये उठता है कि आखिर महाकुंभ में बसंत पंचमी पर शाही स्नान को लेकर तैयारियां कैसी हैं? 29 जनवरी वाली घटना के बाद क्या कुछ बदला है? क्या प्रशासन ने इससे सबक लिया? हर तरह के सवाल के जवाब के लिए TV9 भारतवर्ष महाकुंभ से लगातार आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर चप्पे चप्पे से इन्वेस्टिगेशन करके भेज रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब मौनी अमावस्या के शाही स्नान के बाद अब बसंत पंचमी शाही स्नान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन कोई भी चूक नहीं चाहता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पूरी टीम है, पूरे मेला क्षेत्र में विशेष तैयारियां, ना सिर्फ तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, बसंत पंचमी शाही स्नान के लिए कहाँ किनका स्थान रहेगा, कहाँ डिप्लॉयमेंट होगा, तमाम फोर्सेस जो हैं वो हर मेला क्षेत्र में नई रस्सियां आप देखिए किस तरह से नई बैरिकेटिंग्स, कहाँ कहाँ रास्ते बंद करने हैं, कहाँ रास्ते खोले जाने हैं। आज एक तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सिर्फ मेला क्षेत्र में ही नहीं बल्कि घाटों पर भी कैसे जन सैलाब को रोकने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। हालांकि एक तरफ जहां प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा है, तो दूसरी तरफ लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माना जा रहा है कि 3 फरवरी को भी भारी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद अब प्रशासन ने भी सबक लिया या नहीं, ये तो बसंत पंचमी पर हो रहे स्नान के दौरान ही पता चलेगा। बहरहाल अभी भी आप देखिए कि करोड़ों की तादाद में भक्त प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आपको संगम घाट की दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं को आप स्नान करते हुए देख सकते हैं। दरअसल 29 तारीख की घटना को देखते हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र में अब आर्मी की तैनाती हो गई है। वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया है। अब सभी को सामान्य लाइनों में लगकर ही संगम में स्नान करना होगा। साथ ही सभी निजी वाहनों के महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ में यात्रियों को ले जाने के लिए 7300 से अधिक बसें तैनात की हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आर्मी के इंडियन आर्मी के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं और ये आर्मी की एम्बुलेंस, अगर किसी तरह की कोई भी घटना होती है और ज़रूरत पड़ती है किसी एम्बुलेंस की, तो आर्मी की एम्बुलेंस भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। मौनी अमावस्या के दिन हमने देखा था जिस तरह की भगदड़ हुई, पुलिस प्रशासन फेल हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं आर्मी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। महाकुंभ में प्रशासन लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगा है, क्योंकि 28-29 जनवरी की दरमियानी रात जो घटना घटी उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। महाकुंभ में भगदड़ के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अपनों की तलाश अब तक खत्म नहीं हुई। TV9 के रिपोर्टर लगातार उन पीड़ितों से बात कर रहे हैं जिनके परिजन या तो मारे गए हैं या फिर उनकी तलाश जारी है। प्रशासन ने 30 मौतों के बाद अब तक कोई अपडेटेड आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन चश्मदीदों और परिजनों का दावा है कि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है।
एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ कुछ डेड बॉडीज हैं। फिर वहाँ गया डेड बॉडीज, तो वहाँ 12 फोटो लगे थे, लेकिन 12 फोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज थी। जब आप गए थे तो कितनी बॉडी लग रही? 150-200 बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। बहुत हालत खराब था वहाँ पे। मुझे बताया गया, एक लड़का वहाँ का बताया कि इसमें जो ड्यूटी कर रहा था मेरा भाई था, वो आज ड्यूटी ही नहीं आया, इतनी बॉडियां आ रही हैं। टीवी 9 पर कई ऐसे सबूत और गवाहियां सामने आई हैं, जिनसे प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार खुलासा झूसी में तैनात एसआई अंजनी राय की मौत को लेकर हुआ है, जिसे प्रशासन ने बीमार होने की वजह से हुई मौत करार दिया था। लेकिन अंजनी राय के परिजनों ने जो दावा किया है वो सनसनीखेज है। ये लग रहा है कि जिस तरीके से दूसरी जगह जहां पर भगदड़ हुई थी, वहीं पर वो खुद लोगों की जान बचा रहे थे और उसी भगदड़ में ही उनकी जान गई। मुझको लग क्या रहा है वही है सेक्टर 21 सेक्टर 19 के दोनों रास्ते मिले हुए हैं। अच्छा। इनकी ड्यूटी उसी पॉइंट पे थी और भीड़ जब बढ़ती है तो वहां मैंने खुद एक रात रह करके देखा है, लोगों को हटाने बढ़ाने में आदमी दबता है, कोई गिरता है तो उसको उठाता है। मुझको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उसी तरह किसी को बचाने में कहीं दबे हैं, उनको चोट लगी है, वो थाने पर गए हैं और जाने के बाद जब उन्होंने यह मंजर देखा हुआ कि मेरा तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो उन्होंने मेरे भाई को फोन किया और कहा कि मुझको यहाँ से ले चलो। कुंभ की ड्यूटी में तैनात रहे एसआई अंजनी राय के भतीजे का साफ कहना है कि भगदड़ में लोगों को बचाने के क्रम में ही उनकी जान गई। साथ ही प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि जब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे तो फिर अचानक कैसे तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। उन्हें अचानक हुआ क्या था? क्या उन्हें सीने में दर्द हुआ था, उनकी तबीयत खराब हुई थी, या जिस जगह पर भगदड़ हुई थी वहीं पर उनकी जान चली गई? देखिए, उनकी तबीयत तो खराब हो ही नहीं सकती है। अच्छा। क्योंकि एक दिन पहले की रात को हमसे ही वीडियो कॉल पे उनसे बात हुआ है। अच्छा। और वो ड्यूटी खत्म होने के बाद जो मेरा भाई वहाँ रहता है उसके कमरे पर जा करके रहते थे, खाते थे, पीते थे। हाँ। और वो रोज नहाना धोना वहाँ करते थे, संतों महंतों से मिलते थे। हाँ। तो अचानक से उनकी क्या तबीयत ऐसी क्या बिगड़ गई कि उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। एसआई के परिजनों का दावा कई बुनियादी सवाल खड़े कर रहा है, जिनके जवाब जरूर मिलने चाहिए। लगातार प्रशासन 30 लोगों की मौत का दावा कर रहा है, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर 30 की गिनती शक के दायरे में आ जाती है। ये भगदड़ में मारी गई किसी वृद्ध महिला की डेड बॉडी है, जिस पर 54 नंबर लिखा है। साथ ही मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज से डेड बॉडी रिसीविंग की रसीद भी दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 30 लोगों की मौत हुई तो फिर 54 नंबर डेड बॉडी पर कहां से आई? इसका राज क्या है? हालांकि महाकुंभ में एक बार फिर शाही स्नान का वक्त करीब आ गया है। अब से कुछ घंटों में संगम में साधु संतों के साथ साथ करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। टीवी 9 भारतवर्ष सभी लोगों से अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन के आदेशों का पालन करें और इस दिव्य और भव्य महाकुंभ में भाग लेकर आस्था की इस अद्भुत संगम के साक्षी बने।